फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के क्वेश्चंस को हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आइए डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आज का, जहां आपसे बोला हुआ है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं। साथ में आपसे पूछा गया है नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट को डिफाइन कीजिए। और बोला गया है कि इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, यानी एक कंडक्टर होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ फ्लो कर रहे होंगे। आपसे बोला हुआ है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो उस कंडक्टर के अंदर मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा, राइट। साथ में आपसे पूछा है गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, जो भी आप आंसर बताएंगे एक प्रॉपर रीजन के साथ आपको बताना है। एक और चीज पूछी है आपसे इन्होंने कि स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज फ्रॉम अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर के अंदर से स्टडी करंट फ्लो करता है जिसकी वैल्यू है 1 एम्पियर, राइट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि कंडक्टर के किसी भी एक हिस्से से 1 सेकेंड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और बाकी चीजें दे रखी है जैसे चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपके सामने ये गिवन है। आइए समझते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो जब हम फॉर्मल डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहा जाता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब समझिए इस बात का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ ये फील होगा आपको कि एक कंडक्टर है आपके सामने, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल ना किसी भी क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कोई भी एक हिस्सा, जैसे ये हो गया क्रॉस सेक्शन, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, यानी कि कंडक्टर का एक हिस्सा, उस क्रॉस सेक्शन से ना चार्ज उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके अंदर फ्लो करेगा, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर से कुछ चार्ज फ्लो कर रहे हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, तो आप क्या डिफाइन करोगे कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आइए इस डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। यही बोला गया है क्योंकि हमें पता है करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। आपको मेरी बात समझ आ गई। ऐसा यूनिट की जब हम बात करेंगे तो करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ये बात बच्चे को भी पता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट कितना होगा। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज दैट करंट विच फ्लोज व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through a particular area of cross sections of conductor in 1 second। जैसा मैंने आपसे समझाया था कि यहाँ पे मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे चार्ज होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर 1 सेकेंड में कितना फ्लो दिखाएंगे। अब मान लीजिए कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है, मान लीजिए इन सबको मैं बोल रहा हूँ कि इनकी वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है। ये 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से अगर फ्लो कर जाएंगे तो जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 एम्पियर, राइट। तो यही 1 एम्पियर है, इसकी हमने डेफिनेशन समझ ली। अब आइए समझते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम सेकेंड इनवर्स, इतना हमें पता है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 1 एम्पियर की तो वो 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड ही होगा, फिर ये टाइम पीरियड ऊपर जाएगा, मतलब सेकेंड ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है। तो एक छोटी छोटी डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ है। अब देखिए, जब डायरेक्शन की बात की गई है तो डायरेक्शन जो कन्वेंशनल करंट का होता है, अब मान लीजिए मेरे पास अखिन ये कंडक्टर है, ठीक है, इसका मैं ये एंड ए मानता हूँ और ये वाला एंड मैं बी मानता हूँ, राइट। तो बोला ये गया है कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ए टू बी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला था आपसे क्वेश्चन में, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ फ्लो कर रहे हैं, बी से ए की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेवलप होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो ए से बी की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ओके, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं मेटल्स के अंदर। इन मेटल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज कंस्टिट्यूएंट द करंट। अब जाहिर सी बात है, मेटल्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वही क्या करते हैं, करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट बाय कन्वेंशन। आपसे पूछा हुआ था कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन,
अब आपसे इलेक्ट्रॉनिक करंट के डायरेक्शन के बारे में बोला गया है। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था वो था कन्वेंशनल करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है उसका मतलब होता है जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी फ्लो करेगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो कर रहा है, बी से लेके ए तक, तो हमारा करंट कहाँ फ्लो करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट बेसिकली वो भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो आपके कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, वेयर जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन होगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। कन्वेंशनल करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है उसका अपोजिट हो जाता है, वेयर इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको लेके चलना है। तो आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में एक और चीज है कि आपसे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था जहां पे बोला गया था कि करंट की वैल्यू ना 1 एम्पियर है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है कंडक्टर के अंदर। आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे। तो हमारे पास चार्ज है 1 कूलम, राइट, और आपसे n की वैल्यू पूछा हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है और Q का मतलब है कि टोटल चार्ज कितना है उस कंडक्टर के अंदर। तो यहां से अगर n निकालना हो तो Q अपॉन में E हो जाएगा, वेयरस Q यहाँ पे 1 कूलम हमने पुट कर दिया और E की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इन सारी वैल्यूज को अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी से आप क्या समझते हैं, आपसे उसका ऐसा यूनिट पूछा हुआ है। फिर बोला हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट करो जिससे आप ये समझाओ कि द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डिपेंड, यानी कि जो कंडक्टिंग वायर है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। तो अगर आप मैथमेटिकली रेजिस्टिविटी को समझने की कोशिश करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये होता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, आइए जरा मैं आपको समझा दूं। सबको पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो ए बाई एल। ठीक है, एल बाई ए, सॉरी, ठीक है, रो एल बाई ए। अब अगर मेरे को यहाँ से रो निकालना है तो रो आप कैसे निकालोगे, ये है आपका रो, दिख रहा है आपको, दिस इज योर रो। तो इसकी वैल्यू निकलेगी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो के आ गया। यही सेम फॉर्मूला ना यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे, ये रहा आपके सामने। अब अगर आप यहाँ पे ना सारी वैल्यूज को 1 पुट कर दो, लेट सपोज जो लेंथ है उसको 1 मीटर पुट कर दो, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दो, तो आप देखोगे कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे ये नीचे ना L, ठीक है, ये J नहीं है, नीचे L है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आपको L मान के चलना है, दिस इज नॉट योर A, दिस इज योर L। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 1 पुट करी, यहाँ पे एरिया की वैल्यू भी 1 पुट करी, तो फिर रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि हेंस द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मेटालिक वायर हैविंग अ यूनिट लेंथ। हमने लेंथ को कितना माना था, 1 मीटर माना था, एंड अ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन यूनिट वर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी हमने 1 मीटर स्क्वायर माना था, राइट। सिंस यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस फॉर्म्स अ क्यूब। अब इस बात को समझिए कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो लेंथ है आपने उसको 1 मानना है और जो एरिया है उसको भी आप 1 मान लीजिए, तो ये देखिए लेंथ भी 1 और एरिया भी 1। अब लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है, राइट। तो अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब के केस में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। अब एरिया जो है वो है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर मैं ऐसा एक क्यूब बनाऊं आपके लिए, ठीक है, इस क्यूब के अंदर सब कुछ जो है वो आ गया 1, तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्यूब को ही रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी को क्यूब की टर्म में रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आगे हम समझते हैं क्या बोला हुआ इन्होंने कि जिस तरीके से यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो क्यूब फॉर्म कर रहा है, दिस स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप डिफाइन कर सकते हो एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ अ मटेरियल। यानी कि किसी भी मटेरियल को आप क्यूब के तौर पे इमेजिन करने की कोशिश करो और उस मटेरियल का जो साइड होगा उसको आप 1 मीटर मान के चलो, तो जब करंट फ्लो करेगा परपेंडिकुलरली थ्रू द अपोजिट फेसेस तो उस वक्त आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आपको ये बातें थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। अब इस क्यूब के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके अपोजिट फेसेस में, जैसे मान लीजिए ये वाला फेस है ना, इस फेस से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, जो ये करंट यहां से फ्लो कर रहा होगा, इस करंट को अगर किसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, यानी कि इस
क्यूब ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया अपने इस फेस के द्वारा उस करंट को, उसको आप कहते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। ये बात समझ में आ गई। एसआई यूनिट के तौर पे अगर आप इसकी एसआई यूनिट पढ़ने की कोशिश करो तो ये बात सबको पता है कि एसआई यूनिट इसकी ओम मीटर होती है। कैसे ओम मीटर होती है? रेजिस्टिविटी की। देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो बन के आ रहा था उसमें रेजिस्टेंस था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। आसान भाषा में बोलूं तो R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L था। अगर मैं R की बात करूं उसे हम ओम लिखते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं और लेंथ को हम मीटर लिखते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ओम मीटर। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां आपसे बोला हुआ है कि डिफरेंस बताओ। ठीक है, दो डिफरेंस बताना है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बीच में। फिर आगे बोला हुआ है कि आउट ऑफ 60 वॉट एंड 40 वॉट लैंप विच वन हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, राइट। तो दो हमारे पास केसेस हैं, यानी कि एक जो है वो है 60 वॉट का ऑब्जेक्ट और दूसरा है 40 वॉट का। ठीक है, दोनों के केस में आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस जो है किसका ज्यादा होगा। समझते हैं इस बात को, उससे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में। यहां पे देखिए एनर्जी के बारे में कहा गया है कि द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी को सिंपल अगर आप समझने की कोशिश करो तो एनर्जी का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप काम कर सकते हो तो आपके पास एनर्जी है। तो अगर आप वर्क डन कर रहे हो उसके लिए जो भी चीज आपको चाहिए, इट इज ऑल अबाउट योर एनर्जी, राइट। तो यहां पे डेफिनेशन वही है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जिस चीज को सप्लाई किया जाता है उसी को हम एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, और वो एनर्जी क्या करता है? वो एनर्जी सर्किट में जाके वर्क डन करता है। इट अपीयर इन दी फॉर्म ऑफ हीट, और वो किस फॉर्म में अपीयर होता है? हीट के फॉर्म में अपीयर होता है। अब जरा सोचो, आप प्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप प्रेस कर रहे हो तो अंदर सर्किट को करना है वर्क, आयरन के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको करना है वर्क, वो वर्क करेंगे तभी आगे हीट जनरेट कर पाएंगे। तो उनको हीट कराने के लिए आप पीछे से क्या सप्लाई करते हो? प्लग लगा के आप एनर्जी सप्लाई करते हो। वो एनर्जी जाता है अंदर, वर्क डन करता है और फिर आगे आपको हीट मिल जाता है। तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी का फॉर्मूला, या एनर्जी इट मींस हीट एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई R। दूसरा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर T डिवाइडेड बाई R। तीसरा होता है I स्क्वायर RT। तो ये सारे हीटिंग इफेक्ट का ही फॉर्मूले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। तो ये बातें सबको पता है कि पावर और टाइम का प्रोडक्ट भी हमारा एनर्जी ही बनता है। और एसआई यूनिट की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा था एनर्जी इज ऑल अबाउट योर वर्क डन। तो अगर वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, तो यहाँ पे एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या हो जाएगी? जूल। अगर 1 जूल को डिफाइन करना है तो 1 जूल डिफाइन होता है 1 वॉट मल्टीप्लाई बाई 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे पावर हो जाता है 1 वॉट और टाइम हो जाता है 1 सेकेंड। तो इस तरीके से हमने 1 जूल को डिफाइन कर लिया। अब हम बात करते हैं पावर का मतलब क्या है। अब पावर को समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूं आपको कि एक ही बराबर की एनर्जी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पास है, मगर उस एनर्जी का इस्तेमाल कौन पहले कर लेगा ये डिफाइन करता है पावर को। अब मान लीजिए कि आप हो, आपका फ्रेंड है और आपका कोई तीसरा फ्रेंड है। आप तीनों ने ना 10 जूल एनर्जी कंज्यूम करा और उसके बाद आप एक ब्रिक को उठा रहे हो, पर आपके फ्रेंड को 10 सेकंड लग रहा है, आपके दूसरे फ्रेंड को 15 सेकंड लग रहा है और आपको 20 सेकंड लग रहा है। तो जिसको 10 सेकंड लग रहा था उसने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल बहुत जल्दी किया, इसलिए उसकी पावर ज्यादा है। तो पावर का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बल्कि पावर का मतलब होता है उस एनर्जी को आप कितनी जल्दी इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है द टाइम या द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। किस रफ्तार से आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो या डिस्पैच कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। और कहाँ पे उसको कंज्यूम किया जाता है? डिवाइस के अंदर कंज्यूम किया जाता है। पावर का फॉर्मूला एज अर्ली डिस्कस्ड P इज इक्वल्स टू V इंटू में I, या फिर V स्क्वायर अपॉन में R, या फिर I स्क्वायर R। ये होते हैं पावर के फॉर्मूले। इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के द्वारा जो वर्क होता है इसी को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। अगेन इसकी यूनिट जो होती है ना वो होती है जूल सेकेंड्स इनवर्स, या फिर अगर आप चाहो एसआई में वॉट लिख सकते हो। 1 वॉट का मतलब होता है जूल सेकेंड इनवर्स। तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी। यहाँ पे कन्वर्जन है। कन्वर्जन का मतलब क्या है भाई? हाईएस्ट पावर को आप लोएस्ट पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, ये सारी चीजें। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में आपसे पूछा हुआ था कि दो हमारे पास लैंप है, एक है 40 वॉट का और एक है 60 वॉट का। विच वन हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। जब काम में लोगे तो किसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, आपसे ये बोला हुआ था। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि जब आप बात करते हो पावर के केस में तो सेम अप्लाइड वोल्टेज के लिए पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों को ना अगर कंपेयर करोगे तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा
उसका फिर पावर कम। तो इस केस में पावर किसका ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है 60 वाट का, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है इसलिए ये एनर्जी कम कंज्यूम कर पा रहा है, इसीलिए इसका पावर भी कम है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मेरा साथ खत्म और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो आपको सॉल्व करना है, स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और सभी बच्चों को कॉमेंट करके इनका आंसर देना है। आई विल रिव्यू ईच एंड एवरी कॉमेंट। अगर कुछ आंसर गलत हुआ तो मैं वहाँ पे समझाऊंगा, बट मेक श्योर आप पार्टिसिपेट जरूर करें। गलत लिखे सही लिखे ये बात की बात है, पर आप पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे को एनकरेज करें आंसर को सही बता के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।